हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाई सोनी सिंह। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि हिस्ट्री का है और प्रीवियस बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को इससे मदद मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथन दिया हुआ है, इस पे हम लोग को विचार करना है। तो सबसे पहले क्या है कि भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। नेक्स्ट है, भारतीय रेशम की गुणवत्ता उच्च कोटि की थी और भारत का निर्यात बढ़ा। तीसरा है, भारतीय रेशम उत्पादकों ने अपने व्यापार से अच्छी कमाई की। तो पहला हम लोग देखते हैं कि भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी, तो यह कथन सही है। 18वीं सदी में, किस समय? तो 18वीं सदी में यूरोपीय बाजारों में, कहाँ पर? यूरोपीय बाजारों में भारतीय रेशम की मांग अच्छी थी। इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय वस्त्रों की, उनके फूलों की बनावट और हल्की और सस्ती होने के कारण अत्यधिक डिमांड था। भारतीय रेशम की जो क्वालिटी था वो बहुत ही उत्तम गुणवत्ता था, बहुत अच्छी क्वालिटी की रेशम थी, इसलिए अत्यधिक महत्व या इम्पोर्टेंस दिया जाता था भारतीय रेशम को, उसकी गुणवत्ता पे। तीसरा हम लोग देखते हैं कि भारतीय रेशम उत्पादकों ने अपने व्यापार से अच्छी कमाई की, तो यह गलत है। रेशम उत्पादकों की आय बहुत कम थी। तो बहुत कम क्यों थी? रेशम उत्पादक जो किसान थे, उनसे बिचौलिया बहुत सस्ती कीमत में 2-3 रुपया में खरीद लेते थे और उसे 7-8 रुपया में बड़े व्यापारियों को बेचते थे। तो इस तरह किसान को, छोटे किसान को, जो उत्पादक थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कमाई नहीं होता था, बहुत कम कमाई होता था। तो भारतीय रेशम उत्पादकों ने अपने व्यापार से अच्छी कमाई की, तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ठीक है, ध्यान देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ठीक है, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता था। तो हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता था। अब इसे विस्तार से देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तब उसने बंगाल के गवर्नर, ठीक है, किसका क्या नाम है? बंगाल के गवर्नर नामक पद के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से बंगाल को नियंत्रित करना स्टार्ट किया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के नाम से। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के तरह ही अन्य प्रेसिडेंसी था बॉम्बे और मद्रास, जिसके अपने गवर्नर थे। ध्यान देना है, कौन कौन प्रेसिडेंसी है? बॉम्बे और मद्रास, जिसके अपने गवर्नर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता था। कंपनी ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से। ये किस काम में मदद करता था? तो कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को अच्छे ढंग से करने में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 24, डायरेक्टर को लेकर के। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान देना है कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट
1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर के पद को, ठीक, बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बोला जाना लगा। क्या जोड़ा गया? तो जनरल का पद को जोड़ा गया। बंगाल के गवर्नर के साथ जनरल को जोड़ा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। कब बदला गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में देखते हैं कि कुछ यूरोपीय कंपनी दिया हुआ है, यूरोपीय वाणिज्य कंपनी का उनके शहरों से मिलान है। तो पहला, क्या तंजौर में पुर्तगाली रहते थे? पणजी में डच, मद्रास में ब्रिटिश और पौंडीचेरी में फ्रेंच। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है, पहला विकल्प, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पुर्तगालियों ने तंजौर में अपना अड्डा स्थापित नहीं किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने कहाँ पे अपना अड्डा स्थापित नहीं किया था? तो तंजौर में। पुर्तगाली मुख्य रूप से पश्चिमी तट पर गोवा, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली में स्थित थे और भारत के अन्य हिस्से जैसे कोच्चि, मुंबई और चेन्नई में उनकी बस्तियां थीं। तो इस तरह तंजौर नहीं आता है। तंजौर उनकी प्रमुख बस्तियों में से एक नहीं था। तो पुर्तगाली लोग देखे कहाँ कहाँ है? पश्चिमी तट पर गोवा, दमन, दीव और दादर और नागर हवेली, कोच्चि, मुंबई और चेन्नई में। डचों ने अपना आधार पणजी में स्थापित किया था। कहाँ पर? पणजी में। भारतीय राज्य गोवा की राजधानी पणजी है। और अंग्रेज ने अपना आधार मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, मद्रास में स्थापित किया था। मद्रास, चेन्नई जो है वो राजधानी है तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से कौन कौन से कथन सही हैं। फिर हम लोग विचार करेंगे कि कौन से कथन सही नहीं है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना। और 5 जुलाई 1947 की ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसलिए कथन एक सही है। 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। इसने 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्र का प्रावधान किया। 2 प्रमुख राष्ट्र कौन कौन थे? एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। 2 प्रभुत्व राष्ट्रों के बीच की सीमाओं को एक परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना था, जिसकी अध्यक्षता सर सिरिल रैडक्लिफ ने की थी। दोनों राष्ट्रों की संविधान सभाएं अपने अपने देशों का संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थी। कुछ समय के लिए, जब तक संविधान नहीं बन जाता, दोनों भारत सरकार अधिनियम, ध्यान देना है कि दोनों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार शासित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय संघर्ष, कौन सा?
द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय संघर्ष पर विचार करना है। तो पहला है कि गांधी जी ने मित्र देशों की शक्तियों को बिना शर्त समर्थन की वकालत की। ध्यान देना है कि यहाँ पर बात गांधी जी का है। गांधी जी ने मित्र देशों की शक्तियों को बिना किसी शर्त के समर्थन की वकालत की। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि न्याय ब्रिटेन के पक्ष में है और इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में भारतीय भागीदार की वकालत की। ठीक है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है। और तीसरा, सुभाष चंद्र बोस और अन्य समाजवादियों को युद्ध के किसी भी पक्ष के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। तो ऊपर के जो दो नेता हैं, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, उन्हें ब्रिटेन से लगाव था या वो ब्रिटेन को जीतते देखना चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और अन्य समाजवादी नेता को ब्रिटेन की लड़ाई से कोई भी सहानुभूति नहीं था। इसे हम लोग अब समझते हैं कि 1 सितंबर 1939 कब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ध्यान दीजिएगा कि किसने किस पे हमला किया, तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। यह कार्रवाई जिसके कारण हुआ वह द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राय से परामर्श किए बिना, यहाँ भी ध्यान देना है कि भारतीय लोगों से कोई परामर्श नहीं लिया गया, मतलब भारतीय लोगों के जो प्रतिनिधित्व थे उनसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। परामर्श लिए बिना युद्ध के लिए भारत के समर्थन की घोषणा कर दी गई। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा अधिवेशन में, कहाँ पर हो रहा है अधिवेशन? वर्धा में। तो वर्धा अधिवेशन में आधिकारिक कांग्रेस की स्थितियों को अपनाया गया था, लेकिन इससे पहले ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन के सवाल पर अलग अलग राय व्यक्त की गई थी। मतलब कि भारतीय लोग, कुछ लोग शामिल होना चाहते थे, कुछ लोग अंग्रेज का साथ देना चाहते थे और कुछ लोग अंग्रेज का साथ नहीं देना चाहते थे। गांधी जी, जिन्हें इस युद्ध में फाशीवादी विचारधारा के पूरी तरह से नापसंद होने के कारण ब्रिटेन के प्रति पूरी सहानुभूति थी, ठीक है, वो ब्रिटेन के प्रति पूरी सहानुभूति रखते थे और उन्होंने मित्र देशों की शक्तियों को बिना शर्त समर्थन की वकालत की। मतलब किसी तरह का कोई शर्त नहीं रहेगा और हम आपका समर्थन करेंगे। उन्होंने पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राष्ट्रों और अधिन्यायिकवादी नाजियों और फाशीवादियों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को शर्मिंदा करने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी यह नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन युद्ध में हारे और शर्मिंदगी उठाना पड़े ब्रिटेन को। सुभाष चंद्र बोस और अन्य समाजवादी जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें कांग्रेस द्वारा वर्धा बैठक में, हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि वर्धा अधिवेशन हुआ था, तो वर्धा बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया ताकि वे अपने विचारों पर चर्चा कर सकें। युद्ध में किसी भी पक्ष के लिए इन लोगों को कोई सहानुभूति नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस लोगों ने सोचा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सबसे ठीक समय यही है और इस प्रकार ब्रिटेन से स्वतंत्रता छीनने के लिए भी यह समय उपयुक्त है। जवाहरलाल नेहरू गांधी या समाजवादियों की राय को मानने के लिए तैयार
नहीं थे। अब जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो न ही महात्मा गांधी के बातों को मानना चाहते थे और न समाजवादियों की राय को। वह अपने मन में लोकतांत्रिक मूल्यों और फासीवादी के बीच अंतर के बारे में अस्पष्ट थे। उनका मानना था कि न्याय ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के पक्ष में था, लेकिन उनका यह भी मानना था कि ब्रिटेन और फ्रांस समाजवादी ताकतें थे और युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद से परिपक्व पूंजीवाद के आंतरिक अंतः विरोधी का परिणाम था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्र होने तक किसी भी भारतीय भागीदारी की वकालत नहीं की थी द्वितीय विश्व युद्ध में। हालांकि साथ ही तत्काल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से ब्रिटेन को कोई फायदा नहीं होना था। गांधी अपने रुख में कमोबेश अलग थलग थे। शंकर शिवदरे कौन थे? तो शंकर शिवदरे सोलापुर सत्याग्रह, कहाँ के? सोलापुर सत्याग्रह से संबंधित थे। किससे? सोलापुर सत्याग्रह से। नमक कानून को तोड़ने के लिए मिल मजदूर सोलापुर सत्याग्रह में सबसे आगे थे। ध्यान देना है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए 6 मई 1930 को, कब? 6 मई 1930 को सोलापुर में हड़ताल की गई। सोलापुर में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने जुलूस पर फायरिंग के आदेश दिए और शंकर शिवदरे समेत कई स्वयंसेवकों की मौत हो गई। इस आंदोलन में मल्लप्पा, धनसेट्टी, श्री कृष्ण शारदा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धरासरन सत्याग्रह। तो धरासरन सत्याग्रह गुजरात के धरासरन नामक जगह पर, कहाँ पर? गुजरात के धरासरन में सरोजनी नायडू ने नमक अधिनियम को तोड़ने के लिए किया था। नेक्स्ट है पेशावर सत्याग्रह। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के सबसे वफादार अनुयायी थे। उन्होंने सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खुदा एक खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में, ध्यान देना है कहाँ पर? तो पेशावर में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ब्रिटिश सरकार लगातार मांगों की उपेक्षा कर रही थी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रचार शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए यह तय किया गया कि सामूहिक आंदोलन की जगह हर एक व्यक्ति को कानून की अवहेलना करनी चाहिए। इसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध विरोधी प्रचार शुरू करने का फैसला किया। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है आज़ाद दस्ता और लाल सेना किससे संबंधित है? आज़ाद दस्ता और लाल सेना। तो भूमिगत आंदोलन, ध्यान देना है कि भूमिगत आंदोलन 1942 के अंत में जन आंदोलन को एक नया मोड़ मिला। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा समाजवादी कार्यकर्ताओं के हाथ में चला गया था। इसमें अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, एस.एम. जोशी, श्रीभाऊ लिम्य, एन.जी. गौर, यशवंत राय चौहान, वसंत दादा पाटिल, मगनलाल बागरी और उषा मेहता नेता सबसे आगे थे। कार्यकर्ताओं ने रेलवे मार्गों के टूटने,
टेलीफोन लाइनों को काटने, पुल को उड़ाने आदि के कारण परिवहन और संचार के साथ साथ सरकारी तंत्र को भी बाधित कर दिया। आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में देखा गया। आधुनिक रायगढ़ जिले के करजत तालुका में भाई कोतवाल के आज़ाद दस्ता, नागपुर में जनरल अवारी की लाल सेना ने ऐसे समूह ने सरकार को महीने तक असहाय और मूर्ख बनाया। मुंबई में विट्ठल जावेरी, उषा मेहता, उनके साथियों ने आज़ाद रेडियो नाम से एक गुप्त प्रसारण केंद्र की स्थापना की। इस पर देशभक्ति के गीत गाए गए। इस पर देश में आंदोलन की खबरें प्रसारित की गई। देशभक्ति के भाषण प्रसारित किए गए। इससे आंदोलनकारियों को हौसला मिलता था। अब हम लोग देखते हैं कि सामंतर सरकारी आंदोलन की स्थापना। देश में कुछ स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को खदेड़ दिया गया और पीपुल्स गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इन्हें सामंतर सरकार कहा जाता है। बंगाल के मिदनापुर, कहाँ पर? बंगाल के मिदनापुर, उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़ और बिहार के पूर्णिया जिले में सामंतर सरकारें बनी। 1942 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में क्रांति सिंह नाना पाटिल ने ब्रिटिश सरकार का अंत किया और सामंतर सरकार की स्थापना की। कुंडल में क्रांतिग्रानी जीडी उर्फ बापू लाड के नेतृत्व में तूफानी सेना की स्थापना की गई। इसके माध्यम से मतलब सामंतर सरकार के माध्यम से करों की वसूली, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को सजा देना जैसे काम किए जाते थे। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।